फिल्म की शुरुआत में हमें शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहां एक खतरनाक डकैती चल रही होती है। 4 लोग मास्क पहनकर एक इमारत से निकलते हैं और तेजी से गाड़ी में बैठते हैं। पुलिस पहले से ही सतर्क होती है और उनका पीछा शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो जाते हैं। पुलिस की फायरिंग के बीच उनकी गाड़ी एक धमाके में उड़ जाती है और चारों की मौके पर ही मौत हो जाती है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि किसी की पहचान तक संभव नहीं रहती। इसके बाद कहानी सीधे उन चारों की पत्नियों पर आती है। सबसे पहले वेरोनिका को दिखाया जाता है, जो एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती है। उसका पति हैरी इस डकैती का लीडर था। वेरोनिका बेहद शांत और गंभीर स्वभाव की महिला है। दूसरी ओर लिंडा दिखाई जाती है, जो एक छोटी सी दुकान चलाती है। उसका पति लगातार जुए और अय्याशी में पैसे उड़ाता रहता था और लिंडा की कोई मदद नहीं करता था। तीसरी महिला एलिस है, जो दिखने में पढ़ी लिखी और संभ्रांत लगती है। उसका पति उसे हर सुविधा देता था, लेकिन उसके साथ शारीरिक हिंसा करता था। चौथी महिला अमांडा है, जिसके बारे में शुरुआत में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। अगले दृश्य में हमें शहर की राजनीति दिखाई जाती है। टॉम मुलिगन नाम का एक प्रभावशाली नेता एक जनसभा में बोलता है और ऐलान करता है कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेगा और अपनी सीट अपने बेटे जैक को सौंप रहा है। जैक राजनीति में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार दिखता है। इसके तुरंत बाद जैक की मुलाकात जमाल मैनिंग से होती है, जो उसी इलाके से चुनाव लड़ रहा होता है। जैक उसे दबाव में लाकर चुनाव से नाम वापस लेने को कहता है, लेकिन जमाल साफ मना कर देता है। बातचीत से साफ हो जाता है कि जैक और उसका परिवार सालों से सत्ता में है और अवैध तरीकों से पैसा भी कमाता आया है। फिर भी समाज में उन्हें सम्मान मिलता है। वहीं जमाल के पास पैसा तो है, लेकिन उसे ताकत चाहिए। इसके बाद हमें खबर मिलती है कि मरे हुए चारों आदमियों ने जिस डकैती में हिस्सा लिया था, वह पैसा दरअसल जमाल का था, जिसे वह अपने चुनाव अभियान में लगाने वाला था। धमाके के बाद सबको यही लगता है कि पैसा भी जल गया। जमाल इस बात से गुस्से में है और बदला लेने के मूड में है। फिर कहानी वेरोनिका के पास लौटती है। वह अपने पति हैरी के अंतिम संस्कार में जाती है। शव इतनी बुरी हालत में होता है कि उसे खुलकर दिखाया तक नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर लिंडा को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पति के कर्ज के कारण कुछ लोग उसकी दुकान पर कब्जा कर लेते हैं। एलिस अपने पति की मौत के बाद पूरी तरह अकेली पड़ जाती है और उसके पास कोई सहारा नहीं होता। अंतिम संस्कार के बाद वेरोनिका के पास हैरी का ड्राइवर बाश आता है। वह वेरोनिका को एक चाबी देता है और बताता है कि हैरी ने मरने से पहले कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो ये चाबी वेरोनिका को दे दी जाए। वेरोनिका उस चाबी को संभाल कर रख लेती है। इसी बीच जमाल खुद वेरोनिका के घर आ जाता है। वह सीधे सीधे आरोप लगाता है कि हैरी ने उसके $2 मिलियन चुराए थे। वेरोनिका कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जमाल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह धमकी देता है कि 1 महीने के अंदर उसे पैसे चाहिए, चाहे वेरोनिका को अपना घर ही क्यों न बेचना पड़े। वह यह भी साफ कर देता है कि वेरोनिका पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि वह एक अपराधी की पत्नी है। जमाल के जाने के बाद वेरोनिका पूरी तरह टूट जाती है। उसी रात वह उस प्राइवेट लॉकर के ऑफिस जाती है, जिसकी चाबी हैरी ने छोड़ी थी। लॉकर खोलने पर उसे वहाँ एक डायरी और कुछ कागजात मिलते हैं। डायरी में हैरी की अगली डकैती की पूरी योजना लिखी होती है। साथ ही एक घर का नक्शा और कुछ तस्वीरें भी होती हैं। वेरोनिका समझ जाती है कि ये कोई साधारण योजना नहीं थी। डायरी और कागजात देखने के बाद वेरोनिका पूरी रात सो नहीं पाती। उसे साफ समझ आ जाता है कि हैरी ने अपनी मौत से पहले अगली चोरी का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। अगली सुबह वह डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ती है और नोटिस करती है कि ये चोरी करीब $5 मिलियन की हो सकती है। वेरोनिका ये भी समझ जाती है कि अगर वह ये चोरी कर लेती है तो जमाल के पैसे लौटाए जा सकते हैं और बाकी रकम से वह खुद को और दूसरी औरतों को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। दूसरी तरफ लिंडा की हालत और खराब हो जाती है। दुकान अब उसके हाथ से निकल चुकी होती है और वह मजबूर होकर सस्ते कपड़ों में सामान समेटती दिखती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एलिस भी अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी रहती है। उसका पति मर चुका है, लेकिन उसके कर्ज और उसके अतीत की परछाइयां अब भी उसका पीछा कर रही हैं। उसे बताया जाता है कि उसे नौकरी करनी होगी, क्योंकि उसके पति ने उसके नाम कुछ भी नहीं छोड़ा। वेरोनिका सबसे पहले बाश से मिलती है। वह उसे उस जगह पर ले जाता है जो पहले हैरी और उसके साथियों का अड्डा हुआ करती थी। वही जगह अब खाली पड़ी होती है। यहीं वेरोनिका लिंडा और एलिस को बुलाती है। शुरुआत में दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वेरोनिका उन्हें यहाँ क्यों लाई है। फिर वेरोनिका साफ शब्दों में बता देती है कि हैरी ने अगली चोरी का प्लान छोड़ रखा था और वह चाहती है कि वे तीनों मिलकर उस चोरी को पूरा करें। लिंडा और एलिस पहले तो मना कर देती हैं। दोनों कहती हैं कि वे अपने पतियों की तरह अपराधी नहीं बनना चाहती। तब वेरोनिका उन्हें जमाल की धमकी के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि अगर उन्होंने मना किया तो वह उनके नाम भी जमाल को बता देगी। मजबूरी में दोनों चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनकी हालत भी वेरोनिका से अलग नहीं होती। इसके बाद कहानी अमांडा की तरफ जाती है। वह एक छोटे बच्चे के साथ अकेली जिंदगी जी रही होती है। वेरोनिका उससे मिलने जाती है, लेकिन अमांडा साफ कह देती है कि वह किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं होना चाहती। वह यह भी बताती है कि उस दिन की डकैती में वह इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वह डर गई थी। वेरोनिका उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब वेरोनिका डायरी के आधार पर काम बांटना शुरू करती है। चोरी जिस घर में होनी है उसका नक्शा तो है, लेकिन यह नहीं पता कि वह घर किसका है। यह जिम्मेदारी वह लिंडा को देती है कि वह किसी तरह उस घर की जानकारी निकाले। एलिस को हथियारों का इंतजाम करने का काम दिया जाता है। वेरोनिका खुद पूरी योजना को समझने और जोड़ने में लग जाती है। लिंडा अलग अलग दफ्तरों में जाती है और नक्शे के बारे में पूछताछ
जांच करती है। काफी कोशिशों के बाद उसे पता चलता है कि यह नक्शा एक मशहूर आर्किटेक्ट ने बनाया था, लेकिन वह आर्किटेक्ट कुछ महीने पहले मर चुका होता है। यह जानकर लिंडा और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। इसी दौरान एलिस अवैध तरीके से हथियार खरीदने जाती है। वह वहाँ मौजूद एक महिला को अपनी झूठी कहानी सुनाती है कि उसका पति उसे मारना चाहता था और वह पुलिस के पास नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर वह महिला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे बंदूक दिला देती है। एलिस पहली बार हथियार हाथ में लेकर घबराई हुई नजर आती है। उधर जमाल अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में लगा होता है। वह अलग अलग लोगों से मिलता है और वोट के लिए सौदे करता है। उसे पता होता है कि समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए वह वेरोनिका पर दबाव बढ़ाने का मन बना लेता है। इसी बीच वेरोनिका को यह भी एहसास होता है कि उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। वह बाश पर भरोसा करती है, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे होते हैं कि हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। चारों औरतों की जिंदगी अब धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही होती है जहाँ से वापसी आसान नहीं होती। चोरी की तैयारी आगे बढ़ती रहती है और अब कहानी में एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल एक ब्यूटी सैलून में काम करती है और बहुत मेहनत से अपनी जिंदगी चला रही होती है। वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है, बस पकड़ती है और देर रात तक काम करती है। उसकी जिंदगी से साफ पता चलता है कि वह पैसों की तंगी से जूझ रही है। उसी दिन लिंडा अपनी दुकान से जुड़े काम के लिए बेल को बच्चों की देखभाल के लिए बुलाती है। बेल यह काम पैसे के लिए स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ वेरोनिका डायरी में मिली जानकारी के आधार पर एक आदमी से मिलने जाती है जो पहले हैरी को जानता था। वह आदमी पहले मना करता है, लेकिन जब वेरोनिका उसे डायरी दिखाती है तो वह मान जाता है कि अगली चोरी सच में बहुत बड़ी होने वाली थी। वह वेरोनिका को बताता है कि इस डायरी की कीमत बहुत ज्यादा है और अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इधर जमाल को भी डायरी के बारे में भनक लग जाती है। वह अपने आदमी टाइम को भेजता है जो उस व्यक्ति से पूछताछ करता है जिसने वेरोनिका से बात की थी। टाइम उसे डराता है और उससे डायरी के बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। हालांकि जमाल साफ कह देता है कि अभी किसी को मारना नहीं है, लेकिन चेतावनी जरूर देनी है। लिंडा अपने काम के दौरान बेल को गौर से देखती है। वह नोटिस करती है कि बेल फिट है, तेज दौड़ सकती है और ड्राइविंग भी सीख रही है। बाद में लिंडा उससे पूछती है कि क्या वह गाड़ी चला सकती है। बेल थोड़ा झिझकती है, लेकिन बताती है कि उसने थोड़ी बहुत ड्राइविंग सीखी है। ये बात लिंडा के दिमाग में बैठ जाती है। इसी दौरान एलिस एक डेटिंग साइट के जरिए डेविड नाम के आदमी से मिलती है। डेविड खुद को एक आर्किटेक्ट बताता है और कहता है कि उसने शहर की कई बड़ी इमारतें डिजाइन की हैं। दोनों एक होटल में मिलते हैं और बातचीत के दौरान एलिस उससे उस नक्शे के बारे में इशारों में पूछती है। डेविड बताता है कि वह किसी खास घर के ब्लूप्रिंट के बारे में पता लगा सकता है। कुछ समय बाद वेरोनिका को एक पार्सल मिलता है। जब वह खोलती है तो उसमें बाश की अंगूठी होती है। ये साफ इशारा होता है कि बाश को मार दिया गया है। इसके साथ ही एक धमकी भरा संदेश भी होता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। ये देखकर वेरोनिका पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह रोने के बजाय और ज्यादा सख्त हो जाती है। वेरोनिका अब समझ जाती है कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह लिंडा और एलिस को बुलाकर साफ शब्दों में बताती है कि यह मामला अब जान का बन चुका है। वह उन्हें यह भी बताती है कि ड्राइवर के बिना चोरी संभव नहीं है। इसी बीच एलिस को डेविड से खबर मिलती है कि उसने उस घर का पता लगा लिया है जिसके ब्लूप्रिंट डायरी में थे। वह घर किसी आम आदमी का नहीं बल्कि जैक का होता है। ये जानकर तीनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि जैक वही आदमी है जो चुनाव लड़ रहा है और जिसके परिवार का शहर में बहुत दबदबा है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये चोरी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ताकत की भी होने वाली है। वे तीनों चुपचाप हालात को स्वीकार करती हैं और अगला कदम सोचने लगती हैं। कहानी इस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। जैसे ही ये साफ हो जाता है कि ब्लूप्रिंट वाला घर जैक का है, वेरोनिका, लिंडा और एलिस के लिए हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। वे समझ जाती हैं कि यह घर साधारण नहीं होगा और वहाँ सुरक्षा भी कड़ी होगी। इसके बावजूद उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। वेरोनिका डायरी के पन्नों को फिर से ध्यान से पढ़ती है और चोरी की टाइमिंग, रास्तों और अंदर की व्यवस्था को समझने की कोशिश करती है। लिंडा बच्चों की देखभाल के बहाने बेल को दोबारा अपने घर बुलाती है। इस बार वह सीधे उससे ड्राइविंग के बारे में बात करती है। बेल साफ बता देती है कि उसे ड्राइविंग आती है और वह जरूरत पड़ने पर गाड़ी चला सकती है। दूसरी तरफ एलिस और डेविड के बीच दूरी बढ़ने लगती है। एलिस को एहसास होने लगता है कि डेविड पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। जब वेरोनिका को पता चलता है कि एलिस ने ब्लूप्रिंट के बारे में डेविड से बात की है तो वही उस पर गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच बहस होती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। बहस के दौरान वेरोनिका एलिस को सच बताती है कि जमाल ने बाश को मरवा दिया है और अब उनके पास वक्त बहुत कम है। यह सुनकर एलिस टूट जाती है और वेरोनिका को गले लगा लेती है। इसी दौरान बेल फिर से डेविड से मिलती है। डेविड उसे बताता है कि वह शहर छोड़कर शंघाई जा रहा है और चाहता है कि बेल उसके साथ चले। वह उसे बेहतर जिंदगी और ज्यादा पैसों का लालच देता है। बेल कुछ देर सोचती है, लेकिन आखिरकार मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ दिनों में चोरी होने वाली है। अब वेरोनिका खुद जैक के घर की रेकी करने जाती है। वह बहाने से अंदर घुसती है और सिक्योरिटी रूम को देखती है। उसे पता चलता है कि घर में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड रहता है। वह ऊपर जाती है और एक बड़े नक्शे को देखती है जो पूरे शहर का होता है। वेरोनिका तुरंत समझ जाती है कि उसी नक्शे के पीछे तिजोरी छिपी हुई है। एक कर्मचारी उसे देख लेता है तो वेरोनिका बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। उसी वक्त जैक और उसके पिता के बीच बहस चल रही होती है। वे चुनाव और टीवी डिबेट को लेकर
लेकर झगड़ रहे होते हैं। जैक अपने पिता से कहता है कि उसने अपने कैंपेन मैनेजर को निकाल दिया है। माहौल से साफ दिखता है कि उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। बाहर वेरोनिका को एक सिक्योरिटी वैन दिखती है जिस पर वही कंपनी का नाम होता है जिसका लिफाफा डायरी में मिला था। वह इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लेती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि चोरी का रास्ता वही है जो हैरी ने प्लान किया था। तैयारी अब आखिरी द्वार में पहुंचने लगती है और सभी जानते हैं कि अगला कदम उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही चोरी का दिन करीब आता है, चारों औरतें पूरी तैयारी में जुट जाती हैं। वेरोनिका, लिंडा, एलिस और बेल अब एक टीम की तरह काम करने लगती हैं। वेरोनिका डायरी की हर डिटेल को ध्यान में रखती है और चारों को हर छोटी छोटी बात समझाती है। उन्हें पता होता है कि घर में सुरक्षा काफी कड़ी होगी, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। लिंडा बेल को ड्राइविंग और पैकिंग का काम सिखाती है। बेल तेजी से सीखती है और छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेती है। एलिस हथियार और अंदर की सुरक्षा की जानकारी इकट्ठा करती है। वेरोनिका बाहर से गार्ड्स और कैमरों की स्थिति को नोट करती है। चारों मिलकर योजना के हर हिस्से को दोहराती हैं ताकि कोई गलती ना हो। जैक के घर के आसपास की रेकी भी शुरू हो जाती है। वेरोनिका एक दिन पहले वहां जाकर देखती है कि घर के बाहर 2 सुरक्षा गार्ड कार में बैठे हैं। कैमरे कुछ निर्माण कार्यों से ढके हुए हैं जिससे उनका ध्यान कम होगा। अंदर जाकर वेरोनिका चुपचाप दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति देखती है। वो नोट करती है कि घर खाली है क्योंकि सभी सदस्य उस दिन डिबेट में गए हुए हैं। रात को चोरी का दिन आता है। चारों औरतें अपने अपने हिस्से के काम के लिए निकलती हैं। बेल वैन लेकर घर के सामने खड़ी होती है। लिंडा और एलिस घर के पीछे के रास्ते से अंदर जाती हैं। घर के पीछे से अंदर जाते ही उन्हें सामने एक सुरक्षा गार्ड दिखता है। एलिस चुपचाप गार्ड को बेहोश करती है और उसे बांध देती है। तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल होता है। कई लॉक और सुरक्षा कोड होते हैं। वेरोनिका डायरी में लिखे कोड के अनुसार लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पहले 2 कोड काम नहीं करते। तीसरी बार सही कोड डालने पर तिजोरी खुल जाती है। अंदर उन्हें ढेर सारे नोट और कैश दिखाई देता है। चारों जल्दी जल्दी बैग में पैसे भरने लगती हैं। ऐसे ही वे पैसे लेकर नीचे उतरती हैं। जैक पहले ही पहुंच चुका होता है। मास्क हटाता है और विक्टोरिया को पहचान लेता है। उसी समय एली बूढ़े आदमी से पैसे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा तुरंत उस पर गोली चला देता है। ये देखकर लिंडा बहुत गुस्से में आ जाती है और उस बूढ़े को गोली मार देती है। लकी के कंधे में पहले से ही गोली लगी हुई होती है, इसलिए दोनों उसे सहारा देकर बाहर निकलती हैं। पैसे वैन में रखने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो पता चलता है कि एक आदमी ने बिल को बंदूक दिखाकर पकड़ रखा है। वो आदमी को लेकर चला जाता है और बाकी चारों को वहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ ड्राइवर गाड़ी में तेज म्यूजिक सुनते हुए जा रहा होता है, लेकिन अचानक एक गाड़ी उससे टकरा जाती है। टक्कर से वैन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सामने के बैरिकेड से जा टकराती है। चारों दूसरी कार में होती हैं। उनमें से 3 जल्दी से वैन से पैसे वाले बैग निकालती हैं और वहां से भाग जाती हैं। ड्राइवर वहीं मर जाता है। लकी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका होता है। वेरोनिका गाड़ी अस्पताल के सामने रोक देती है। लिंडा लकी को लेकर अस्पताल के अंदर चली जाती है, जबकि वेरोनिका और बिल आगे बढ़ जाते हैं। अस्पताल में लिंडा अपना नाम भी गलत बताती है ताकि कोई उनकी पहचान न कर सके। वेरोनिका प्लान के मुताबिक बिल को वहां से भेज देती है क्योंकि पैसे का बंटवारा बाद में सब साथ मिलकर करना होता है। वेरोनिका अकेली गाड़ी में पैसे निकाल रही होती है, तभी अचानक कोई आता है। उसे देखते ही वेरोनिका रोने लगती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हैरी होता है जो जिंदा है। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलता है। असल में हैरी ने ही अपने दोस्तों को धोखा दिया था। चोरी के बाद जब जगह बदलने की बात होती है, उससे पहले ही हैरी ने अपने जैसा दिखने वाला एक मरा हुआ शरीर तैयार कर लिया था। कुछ पैसे वैन में ही छोड़कर हैरी छिप गया था। उसने जानबूझकर शटर खुला छोड़ दिया था ताकि पुलिस अंदर आते ही गोली चला दे। फिर वैन को बम से उड़ा दिया गया ताकि शरीर पहचाना न जा सके और सबको लगे कि पैसे ब्लास्ट में जल गए। इस सब में उसकी मदद जैक ने की थी। जैक ने ही मेडिकल एग्जामिनर को पैसे देकर उस नकली शरीर को हैरी साबित करवाया था। हैरी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि जैक अपना $1 मिलियन का हिस्सा मांगेगा, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा। उसने वेरोनिका के लिए एक डायरी भी छोड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि जमाल को धमकाने के बाद वेरोनिका जरूर चोरी करेगी। हैरी का प्लान था कि वो जैक के ही पैसे चुरा कर उसे ही वापस करेगा, लेकिन यहाँ विक्टोरिया एक और सच बताती है। विक्टोरिया को पहले से पता चल गया था कि हैरी जिंदा है। जब वो हैरी के घर गई थी तब उसका कुत्ता एक अजीब जगह भौंक रहा था। वहाँ एक बोतल रखी थी जो हैरी की थी। कुत्ता हैरी की खुशबू पर रिएक्ट कर रहा था क्योंकि हैरी वहीं छिपा हुआ था। यहीं से विक्टोरिया को सब समझ आ गया था। पता चलता है कि हैरी का अफेयर चल रहा था और अमांडा का बच्चा भी हैरी का ही था। हैरी ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली थी। जमाल के पैसे भी हैरी के पास थे जो वो जैक को वापस नहीं देना चाहता था। हैरी का प्लान था कि वो जैक के पैसे जैक से चुरा कर जैक को ही दे, लेकिन वेरोनिका उसका प्लान समझ चुकी होती है। हैरी वेरोनिका को गोली मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वेरोनिका ही उसे गोली मार देती है। हैरी वहीं मर जाता है। वेरोनिका बहुत दुखी होकर रो पड़ती है क्योंकि उसका पति और बेटा दोनों उससे छिन्न चुके होते हैं। फिर वो सबूत मिटाने के लिए बैकअप कार को आग लगा देती है और सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है ताकि अगर कभी सच सामने आए तो सारा इल्जाम हैरी पर ही आए। कुछ दिन बाद हम बिल को उसके सैलून में देखते हैं जहाँ वो काम करती है। रेडियो पर खबर आ रही होती है कि जमाल चुनाव जीत गया। दूसरी तरफ लिंडा ने भी अपना स्टोर
वापस ले लिया होता है और वो बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद बिल एक रेस्तरां में आती है। दूर एक टेबल पर वेरोनिका बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तभी एक आदमी वेरोनिका के पास आता है। वेरोनिका उसे पैसे देती है और अपने बेटे के नाम पर स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाने को कहती है। जब बिल वहाँ से निकलने लगती है, वेरोनिका उसे आवाज देती है। इसी पल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।